मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम पढ़ रहे हैं मार्क्स की सैद्धांतिक धारणाएं। इन सैद्धांतिक अवधारणाओं में पूर्व में हम आर्थिक नियतिवाद, द्वंद्ववाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ग संघर्ष, राज्य की धारणा और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में। वर्ग संघर्ष की जो मार्क्स की धारणा है वह उसकी आधारभूत धारणाओं में से एक है। मार्क्स का वर्ग सिद्धांत उसके ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत का ही एक उपपरिणाम है, यानी जो हिस्टोरिकल डायग्लेटिज्म है उसी का जो एक सब प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, वह है क्लास थ्योरी है। किसी युग की उत्पादन की शक्तियां सदैव ही अपने अनुकूल उत्पादन के संबंधों को विकसित या निर्मित करती है, यानी कि जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होगी वैसे ही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनेंगे। और उत्पादन के ये संबंध केवल आदिम सामाजिक युग को छोड़कर सदैव ही शोषणकारी संबंध हुए हैं। जो उत्पादन के जो संबंध हैं वो शोषणकारी संबंध होते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में दो वर्ग उभरते हैं, एक शोषक और शोषित, यानी हैव और हैव नॉट्स। और समाज इन दो विरोधी, शोषक और शोषित, दो विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है, जिनके हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक अपनी पुस्तकों में वर्ग की निम्न विशेषताएं बताई। हालांकि कार्ल मार्क्स ने कोई वर्ग को क्रिस्टली क्लियर डिफाइन नहीं किया है, अपितु उन्होंने वर्ग की, क्लास की कुछ विशेषताएं बताई है, जिनके आधार पर हम उसकी समझ सकते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। पहली विशेषता है वर्ग एक सामूहिक एकता है, कलेक्टिव यूनिटी होती है वर्ग। दूसरा विशेषता बताई उन्होंने, इतिहास में वर्ग एक इकाई के नाते ही कार्य करता है। तीसरी विशेषता बताई, वर्ग के निर्माण के पीछे आर्थिक अनिवार्यताएं होती हैं, यानी इकोनॉमिक फैक्टर काम करते हैं। और वर्ग में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, यानी एक इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता, अपितु वर्ग का ही हिस्सा होता है। मार्क्स मानते हैं कि अभी तक का इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और ये जो वर्ग संघर्ष का इतिहास है वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था से लेके, चाहे साम्यवाद हो, अंत में जाके पूंजीवाद के रूप में आता है और लास्ट में एक साम्यवादी समाज के रूप में परिणित होता है। तो प्रथम और अंतिम चरण वर्गविहीन होते हैं, बाकी सारे, चाहे जो सामंतवादी व्यवस्था हो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था, ये सारी के सारी, या दासता की व्यवस्था हो का युग हो, ये सभी युगों में दो वर्ग होते हैं। जैसे पूंजीवादी युग में बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग और सरवारा यानी मजदूरों का वर्ग होता है। और वर्ग संघर्ष का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह है एक वर्गविहीन समाज, यानी एक साम्यवादी समाज, जो राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज होता है। अब बात करते हैं राज्य की धारणा को, स्टेट को लेकर। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी कहा है, यानी कि मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वो बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग है, उसके हाथों में गरीबों, मजदूरों, किसानों के शोषण का एक जरिया है, एक हथियार है। वह राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानता और न ही वह मानव के लिए आवश्यक मानता है कि वो ये कहता है कि राज्य कोई नेचुरल बॉडी नहीं है और न ही कोई जरूरी है, क्योंकि ये तो एकमात्र बुर्जुआ वर्ग के हाथों में सर्वहारा वर्ग के शोषण और दमन का यंत्र मात्र है। अब हम चर्चा करेंगे मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। किसी वस्तु का मूल्य क्या है एवं मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बारे में अर्थशास्त्रियों जैसे पेरी, एडम स्मिथ, रिकार्डो और दार्शनिक लॉक ने अपने अपने विचार रखे, और मार्क्स ने इन्हीं अंग्रेज अर्थशास्त्रियों के विचारों में के कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया और इन्हीं विचारों को अपने दर्शन का अंग बना लिया, यानी कि उन्होंने मूल्य की परिभाषा को काफी हद तक अंग्रेज अर्थशास्त्रियों से प्रभावित हुए। मार्क्स का प्रयोजन कभी भी ये नहीं रहा
कि वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। मार्क्स का फोकस ये नहीं था कि जो वस्तु है उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, अपितु उसका तो प्रयोजन ये केवल मात्र इतना रहा है कि वस्तु के मूल्य का निर्माण श्रमिक के श्रम द्वारा किया जाता है। यानी मार्क्स का पूरा फोकस ये है कि वस्तु का जो वैल्यू है वह जो मजदूर उसको वस्तु को बनाने में अपनी श्रम लगाता है उस श्रम के से ही निर्मित होता है, लेकिन उस मजदूर को अपनी मजदूरी का लाभ उसे नहीं दिया जाता है, अपितु यह मजदूरी का लाभ मजदूर स्वयं ने देकर मजदूर को न देकर पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत द्वारा पूंजीवादी शोषण प्रणाली को प्रस्तुत मार्क्स ने अपने आर्थिक सिद्धांत के द्वारा पूंजीवादी शोषण प्रणाली को प्रस्तुत कर उसके कुछ राजनीतिक निष्कर्ष निकाले कि पूंजीवाद का अंत क्यों और कैसे होगा और अंत में कैसे समाजवादी समाज की स्थापना होगी। इसके लिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में उसका एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। किसी निर्मित वस्तु के मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक उपयोग मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की उपयोगिता जिससे कि मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि हो सके। हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। जो उपयोगी वस्तु है उसका विनिमय मूल्य होता है, परंतु हर वस्तु का उपयोगी वस्तु है उसका विनिमय मूल्य हो ये जरूरी नहीं है। खाने की वस्तु होने के नाते रोटी का उपयोग मूल्य होता है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है तो उस समय उसका दूसरा ही मूल्य होता है। उस मूल्य को हम विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। मार्क्स का मानना है कि किसी वस्तु की एक्सचेंज वैल्यू उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। श्रम के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य यानी यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में अंतर होता है। पूंजीपति मजदूरों को श्रम की क्षमता का केवल एक्सचेंज वैल्यू देता है, लेकिन उपयोग मूल्य को स्वयं पूंजीपति रख लेता है। श्रम क्षमता के विनिमय मूल्य एवं उपयोग मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। यानी जो एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू का जो डिफरेंसेस है वो सरप्लस वैल्यू होता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर उत्पन्न करता है तथा जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। यानी मजदूर जो मूल्य उत्पादित करता है और जो मूल्य प्राप्त करता है उनका जो अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसको पूंजीपति बिना मुआवजा दिए प्राप्त करता है और जिसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है। यानी कि पूंजीपति के द्वारा नहीं करके श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के मूल्य को हड़प लेता है, मुआवजा भी नहीं देता। अतः पूंजी एक प्रकार की चोरी है और पूंजी श्रम का शोषण है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के 3 नियम हैं। पूंजी के संग्रह का नियम, इससे तात्पर्य यह हुआ प्रतिस्पर्धा पूंजीवादियों को या पूंजीवाद को बाध्य करती है कि वह पूंजी का संग्रह करें। पूंजी के केंद्रीकरण का नियम, इसका तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी समाज में जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है उसी के साथ छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त होते जाते हैं और अंत में कुछ बड़े पूंजीपति या बिग हाउसेज ही रह जाते हैं। अगला जो नियम है वह कष्टों की वृद्धि का नियम। इसका तात्पर्य है कि पूंजीवाद है जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता है वैसे वैसे श्रमिकों का कष्ट भी बढ़ता है, क्योंकि पूंजीपति अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए मजदूरों को कम मजदूरी देता है। जिस प्रकार से ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता जाता है उसी प्रकार मजदूरों की मजदूरी कम होती जाती है, उनका जीवन कष्ट में होता जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य के 3 सिद्धांत में पूंजी के संग्रह का नियम, पूंजी के केंद्रीकरण का नियम और कष्टों की वृद्धि का नियम।
ये जो नियम है वह अतिरिक्त मूल्य के आधारभूत स्तंभ है।